यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं बहुत अमेजिंग चैप्टर नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सोल्ट एनालिसिस। सोल्ट एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी कहते हैं, क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी कहते हैं। और बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग चैप्टर है ये। और आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। आप डेली जब पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, 5-10 मिनट 5-10 मिनट 5-10 मिनट, तब जाके चैप्टर अच्छा तैयार होता है। और बिलीव मी, जब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो गया तो आप बहुत सारे बच्चों से कंपटीशन में आगे निकल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ कर जाते हैं, स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, हर किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता ये चैप्टर। बट जो बच्चा डिसिप्लिन से लगातार बैक टू बैक बार बार 10 दिन में, 5 दिन में पूरे का रिवीजन कर रहा है, डेली 10 मिनट, डेली 10 मिनट, डेली 15 मिनट, 15 मिनट्स अगर इस चैप्टर के ऊपर लगा रहा है, तो उसका बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है ये। और वो भीड़ से आगे निकालने वाला चैप्टर भी है ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले ये सिलेबस है जेई मेंस का बेटा। किसका? जेई मेंस का। मैं आपको तीनों सिलेबस लेके आया हूँ आपके सामने। जेई मेंस का सिलेबस लेके आया हूँ, नीट का सिलेबस लेके आया हूँ, यस, और जेई एडवांस का भी सिलेबस लेके आया हूँ। तो जेई मेंस में उसने क्या बोला है? सबसे पहले उसने लाइन लिखी है, केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन क्वालिटेटिव सोल्ट एनालिसिस। क्वालिटेटिव सोल्ट एनालिसिस में सबसे पहले उसने कैटायन और एनायन, कैटायन में उसने लेड बोला है, कॉपर +2 बोला है, एल्यूमिनियम +3, Fe+3, जिंक +2, यस, निकल +2, कैल्शियम +2, बेरियम +2, मैग्नीशियम +2 एंड अमोनियम आयन। यस, ये कैटायंस उसने बोले हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन किए हैं। एनाइंस में कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और फिर लास्ट में लिखा इनसोल्युबल सोल्ट्स एक्सक्लूडेड। इनसोल्युबल सोल्ट की उसने कोई बात नहीं की है सिलेबस के अंदर। यस, अब मैं आपको नीट का सिलेबस भी दिखा देता हूँ बेटा। बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज। लाइंस भी एज इट इज, कैटायंस भी एज इट इज, कैटायंस भी एज इट इज, यस, और एनायंस भी एज इट इज, और एनायंस भी एज इट इज। आप खुद देख लीजिए, ये नीट का सिलेबस है। ऊपर जेई मेंस का लिखा है बेटा, ऊपर जेई मेंस का, और नीचे लिखा है नीट का। इसका मतलब आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है बेटा, क्या? जेई मेंस के और नीट के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इन द सिलेबस ऑफ सोल्ट एनालिसिस। यस, और आज हम एनायन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एनायन। एनायन, कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, इनसोल्युबल सोल्ट एक्सक्लूडेड, इनसोल्युबल सोल्ट्स एक्सक्लूडेड। बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, एज इट इज। यस, इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर है, जेई मेंस और नीट का सिलेबस बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो अगली स्लाइड में मैंने ये लिखा है, जेई मेंस या नीट, आपका मन जो चाहे उसका सिलेबस आप इसको मान सकते हो। चाहे नीट का मान लो, और चाहे जेई मेंस का मान लो, या चाहे जेई मेंस का मान लो। यस, और अब मैं नीचे सिलेबस जो लिख रहा हूँ बेटा, वो जेई एडवांस का है। किसका? एडवांस्ड का। यस, एडवांस में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 तक उसने कुछ कैटायन बोले हैं, वो बाद में बात करेंगे जब हम कैटायन पढ़ेंगे। आज एनायन की बात कर रहे थे हम। एनायन, कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट ये रहा, कार्बोनेट। यस, सल्फाइड, देखो सल्फाइड ये रहा, सल्फाइड। देखो सल्फेट, देखो सल्फेट ये रहा। देखो नाइट्रेट, देखो नाइट्रेट ये रहा। देखो नाइट्राइट, नाइट्राइट इसने कहीं नहीं बोला है। देखो हैलाइड्स, हैलाइड्स, इसको छोड़ के बेटा, फ्लोराइड को छोड़ के, फ्लोराइड को छोड़ के। यस, एक एक्स्ट्रा एनायन है बाइकार्बोनेट, जो ऊपर नहीं है। मतलब जेई एडवांस में कार्बोनेट के साथ साथ हमें बाइकार्बोनेट भी पढ़ना है। बस इतना सा ही अलग है। वहां नाइट्राइट मेंशन था, यहां नाइट्राइट मेंशन नहीं है। यस, इतनी सी बात है। मतलब जेई एडवांस का हो, जेई मेंस का हो, आपको बहुत एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है बेटा। क्या? जेई मेंस का हो, जेई एडवांस का हो, चाहे जेई मेंस का हो, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ बेटा। जेई मेंस का हो, नीट का हो, या आईआईटी एडवांस का हो, यस, तीनों सिलेबस में
एनायंस बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। और हमें एनायंस ही पढ़ने हैं स्टार्टिंग में। क्या पढ़ने बेटा? एनायंस ही तो पढ़ने हैं। तो हम पहले एनायन पढ़ेंगे। जब कैटायन की बात कर रहे होंगे तब कैटायन का सिलेबस भी दिखाऊंगा मैं आपको। जब कैटायन की बात कर रहे होंगे तब मैं आपको कैटायन का सिलेबस भी दिखाऊंगा। यस, अभी हम एनायंस की बात कर रहे हैं और एनायन का सिलेबस बिल्कुल सेम है। बस हम कार्बोनेट के साथ साथ अगर बाई कार्बोनेट भी पढ़ लें तो हमारा एडवांस भी कवर, हमारा मेंस भी कवर, हमारा नीट भी कवर। ओह माय गॉड, इतना सिंपल है। यस, बहुत सिंपल है बेटा, आप देख लो, खुद देख लो, खुद देख लो आप। यस, अब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो देखो, अगर मान लो मैं लैब में जाऊं, ये चैप्टर लैब मैनुअल में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में। और ये खास तौर पे लेबोरेटरी के रिगार्डिंग चैप्टर है। मतलब हमें केमिकल टेस्ट के थ्रू बताना होता है कि इसमें कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है इस चैप्टर में जो हम डील करने वाले हैं। तो लेट्स से मान लो मैं कंपाउंड, मान लो मैंने लैब में गया और लैब में जाके एक पैकेट बनाया और उस पैकेट में कोई भी रैंडमली इनऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। कौन बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने एक पैकेट बनाया। यस, और उसमें थोड़ा सा अमाउंट डाल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। यस, तो इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं कहूं जाके कि बताओ बेटा इसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा पे ध्यान देना बेटा, कौन सा कैटायन है। यस, और कौन सा एनायन है, और कौन सा एनायन है। यस, तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं इसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, और फिर तुम क्या करो, लैब मैनुअल उठाओ एनसीईआरटी का, और उन लैब मैनुअल में तुम केमिकल टेस्ट दिए हुए हैं, उन केमिकल टेस्ट को एक सीक्वेंस में फॉलो करो, और वो टेस्ट फॉलो करके और फिर तुम आइडेंटिफाई कर लो कि अच्छा ये गैस आ रही है तो ये एनायन है, ये गैस आ रही है तो ये एनायन हो सकता है। यस, तो केमिकल टेस्ट के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा एनायन है और कौन सा कैटायन है। ये इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो मैंने कंपाउंड तुम्हें पैकेट में दिया है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैंपल। क्या बोलते हैं बेटा? सैंपल। तो मैंने तुम्हें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दिया, तुम उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बताओ कि कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है। तो इसे हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस, और इस सैंपल की साइज के बेसिस पर भी हम इसको फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। यस, चलो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्वालिटेटिव एनालिसिस डील्स with the detection of constituent of a substance or a mixture or in their solution। कोई भी सैंपल है, उस सैंपल में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है, प्रेजेंट है। यस, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, ये बताना क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर कितना बताना हो कि इसमें कितना क्लोराइड है, लेट्स से तुम्हारे पास एक सैंपल है और मैं तुम्हें कहूं इस सैंपल में कौन सा एनायन है, कौन सा कैटायन है। हो सकता है क्लोराइड हो सकता है ब्रोमाइड हो सकता है आयोडाइड हो। यस, हो सकता है सल्फेट हो। यस, हो सकता है फॉस्फेट हो सकता है नाइट्रेट हो। यस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हो सकता है। तुम पहचान लो कि इसमें तो क्लोराइड ही है, इसमें तो कैटायन में Na+ ही है, इसमें तो Ag+ ही है। ये पहचान लो, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और तुम बता दो कितना क्लोराइड है, कितना क्लोराइड है। यस, कितना क्लोराइड है, ये है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यस, दो एनालिसिस होते हैं। पहला क्वालिटेटिव मतलब कौन सा एनायन है, कौन सा कैटायन है, और कितना एनायन है, कितना क्लोराइड है, कितना सल्फेट है। यस, वो बताना होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन करना क्वांटिटेटिव, और डिटेक्शन करना कंस्टिट्यूएंट्स की, वो है क्वालिटेटिव। यस, क्लियर है? आई होप ये क्लियर है सबको। यस, ठीक है। तो अगली बात करते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले वही बताया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम डिटेक्शन करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स का। सब्सटेंस में भी हो सकता है, मिक्सचर में भी हो सकता है और सॉल्यूशन में भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद एस्टिमेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सब्सटेंस। यस, एस्टिमेशन मीन्स अमाउंट पता करना, कितना है, कितना क्लोराइड है, कितना नाइट्रोजन है, कितना सल्फर है, कितना क्लोरीन है। यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी करते हैं। यस, क्लियर है?
तो अभी हम इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, सोल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील कर रहा है, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकस्ड हैं। यही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वो भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। यस, ठीक है। तो सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सैंपल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सैंपल, क्वांटिटी के बेसिस पर जो एनालिसिस है उनको हम फॉलोइंग मेथड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं या फॉलोइंग मेथड्स बोल सकते हैं। यस, जैसे अगर हमारे पास सैंपल का साइज 100 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच में हो, सैंपल जो हमने कंपाउंड लिया उस कंपाउंड का अगर साइज है वो जनरली 100 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम हो, तो हम बोलते हैं मैक्रो एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मैक्रो एनालिसिस। 10 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम हो तो सेमी माइक्रो एनालिसिस, और अगर 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम हो तो माइक्रो एनालिसिस, और 1 मिलीग्राम से भी कम हो तो अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। तो सिंपल बेटा, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल के बेसिस पर, और ये एनालिसिस के हमने नाम रखे हैं। मैक्रो मतलब 1 ग्राम तक, यस। 100 मिलीग्राम तक हो तो सेमी माइक्रो, और अगर 10 मिलीग्राम तक हो तो माइक्रो, और 1 मिलीग्राम से भी कम हो तो अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। यस, तो ये ध्यान रखने हैं बस, मतलब आपको बार बार देखने हैं, अपने आप याद हो जाएंगे। यस, क्लियर है। जनरली क्वालिटेटिव एनालिसिस, अभी इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सैंपल की बात कर रहे हैं बेटा। किसकी? इनऑर्गेनिक सैंपल की बात कर रहे हैं। यस, तो जनरली qualitative analysis of inorganic sample involves the analysis of metallic part in the form of cation, जिसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे, और नॉन मेटेलिक पार्ट इन फॉर्म ऑफ एनायन, जिसे हम एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, हम एक मेटेलिक पार्ट ढूंढ रहे होंगे जिसको हम कैटायन बोलेंगे या बेसिक रेडिकल बोलेंगे, या तो मेटेलिक या कैटायन या बेसिक रेडिकल। यस, और इसी तरह से एक नॉन मेटेलिक होगा जिसको हम एनायन बोलेंगे, जिसको हम एसिडिक बोलेंगे। ए फॉर एनायन, ए फॉर एसिडिक रेडिकल, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे PbCl2, इसमें ये मेटेलिक पार्ट है। यस, ये मेटेलिक पार्ट है, और ये कौन है बेटा? नॉन मेटेलिक पार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। तुम्हें पता है यहाँ पर Pb+2 है, वो जो कि कैटायन है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। और यहाँ पर नॉन मेटेलिक है, उसको हम एनायन बोलेंगे या एसिडिक रेडिकल बोलेंगे। यस, एनायन कौन है? Cl- है। यस, तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें Pb+2 है और Cl- है। Pb+2 को हम क्या बोलेंगे? Pb+2 को हम बोलेंगे मेटेलिक पार्ट, कैटायन या बेसिक रेडिकल। Cl- को क्या बोलेंगे बेटा? Cl- को नॉन मेटेलिक पार्ट, एनायन और एसिडिक रेडिकल बोल रहे होंगे। तो हमें एसिडिक रेडिकल ढूंढना है या बेसिक रेडिकल ढूंढना है, ये दोनों चीजें हैं। एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। कैसे ढूंढेंगे? क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस इज डन बाय फॉलोइंग मोड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। या तो कोई कलर चेंज हो रहा होगा सॉल्यूशन का, उससे देख पा रहे होंगे, या तो कोई प्रेसिपिटेशन होगा, उससे ढूंढ पा रहे होंगे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन, या फिर कोई गैस इवोल्व हो रही होगी, यस, उससे ढूंढ पाएंगे, या फिर स्मेल करके जो गैस इवोल्व हुई उसकी स्मेल कैसी है, यस, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है, रोटन एग लाइक स्मेल है, कैसी स्मेल है, उस स्मेल के बेसिस पर, ठीक है। और इवोल्यूशन, गैस निकल रही है या नहीं निकल रही उसके बेसिस पर, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर, कलर चेंज के बेसिस पर हम ढूंढ रहे होंगे। यस, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनायन को हमने एसिडिक क्यों बोला, कैटायन को हमने बेसिक क्यों बोला? तो एक्चुअली बेटा, सोल्ट कैसे बनता है? सोल्ट बनता है एसिड प्लस बेस की रिएक्शन से। जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास सोल्ट प्लस H2O मिलता है हमें। तो ये जो सोल्ट है, इस सोल्ट में एक तो कैटायन रहा होगा और एक एनायन रहा होगा। तो जो एनायन है वो एसिड से आया होगा, इसलिए हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, और जो कैटायन है वो किससे आया होगा? बेस से, इसलिए हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल। यस, देखो आप, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड लर्न फर्स्ट हाउ द सोल्ट इज फॉर्म्ड। कैसे बनता है बेटा? एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा। यस, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, H2SO4 है, बेरियम है, हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ से बेरियम+2 आएगा और यहाँ से सल्फेट आएगा, तो बेरियम सल्फेट बना लेगा, और प्लस में H2O, प्लस में कौन? H2। अब बेरियम सल्फेट में बेरियम+2 है, बेरियम+2 किधर से आया है? बेस से आया है। किससे आया है? बेस से, तो इसलिए इसको बोला बेसिक रेडिकल। कैटायन को हमने क्या बोला? बेसिक रेडिकल। इसी तरह सल्फेट कहाँ से आया बेटा? सल्फेट आया एसिड से, तो इस सल्फेट को हम बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। तो हमें एसिडिक रेडिकल मतलब एनायन ढूंढने हैं, बेसिक रेडिकल मतलब हमें कैटायन ढूंढने हैं। यस, यस, तो बेरियम+2 इज बेसिक रेडिकल क्योंकि वो बेस से आया, और सल्फेट इज एसिडिक रेडिकल क्योंकि वो एसिड से आया है। तो हमें एसिड और बेसिक रेडिकल ढूंढने हैं। यस, एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल परफॉर्म्ड बिफोर एनालिसिस ऑफ कैटायन। सबसे पहले हम एनायन का एनालिसिस कर रहे होंगे, एनायन को ढूंढ रहे होंगे कि एनायन कौन सा है कैटायन से पहले। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरफेयरिंग एनायंस होते हैं। यस, इफ एनी इंटरफेयरिंग रेडिकल्स
जैसे फ्लोराइड हो गया, ऑक्जेलेट हो गया, बोरेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, एक्सेट्रा। यस, तो ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं, इंटरफेयरिंग एसिडिक रेडिकल होते हैं, इंटरफेयरिंग एनायंस होते हैं, जो कि कैटायंस में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, बिकॉज दे स्टार्ट इंटरफेरेंस इन केमिकल टेस्ट ऑफ ग्रुप 3 कैटायन एंड डाउनवर्ड। ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम कैटायन की बात कर रहे होंगे, तब हम बात करेंगे कैटायन को ना अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर रहे होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 3 के बाद जितने भी कैटायन होंगे उन सब के आइडेंटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर करेंगे। तो हम पहले ही ढूंढ लेंगे कि ये तो नहीं है, अगर ये है तो फिर अगर वो इंटरफेयर कर रहे होंगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा वो हो सकते हैं, इसलिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं। यस, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, हमें एसिडिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन पहले करना होता है। किससे? बेसिक रेडिकल से। क्यों? क्योंकि कुछ एसिडिक रेडिकल इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं किसमें? बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन में ऑन ग्रुप 3 एंड ऑन डाउनवर्ड्स। यस, वो जब हम कैटायन की बात करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें बेटा, तो अब हम आ चुके हैं एसिडिक रेडिकल्स के ऊपर। आज हमें पढ़ना है एसिडिक रेडिकल स्टार्ट करना है, एसिडिक रेडिकल की स्टडी स्टार्ट करनी है। और एसिडिक रेडिकल की स्टडी अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें एसिडिक रेडिकल को क्लासीफाई करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो वाली सारी बातें। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेटा, हम एसिडिक रेडिकल को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लास ए में और क्लास बी में। और ये क्लासिफिकेशन होता है जब हम किसी एसिड के साथ, नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो हो सकता है कुछ गैस इवोल्व करें और कुछ गैस इवोल्व ना करें। तो जो एसिडिक रेडिकल गैस इवोल्व करेंगे उनको हम रखेंगे क्लास ए में, और जो इवोल्व नहीं करते, गैस या वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनको हम क्लास बी में रखेंगे। यस, तो क्लास ए में कौन रखे? प्रोड्यूस गैसेज और वोलेटाइल प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद H2SO4। और क्लास बी में कौन? जो कि गैस प्रोड्यूस या वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर। अब फिर से क्लास ए को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। और इसी तरह से हम क्लास बी को भी दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुप 3 में और ग्रुप 4 में। यस, तो ये सब ग्रुप्स हो गए। क्लास बी के दो सब ग्रुप हैं और क्लास ए के दो सब ग्रुप हैं। इस क्लास ए के दो सब ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, और इसी तरह क्लास बी के भी दो सब ग्रुप, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। यस, ग्रुप क्लास ए में, ग्रुप A1 में कौन से रेडिकल रखेंगे? वो एनायंस, वो एसिडिक रेडिकल्स जो कि गैसियस या वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे जब हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने कोई सोल्ट लिया, उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला या डाइल्यूट H2SO4 डाला, और उसके साथ जैसे ही डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डाला, उससे कोई गैस इवोल्व हुई, ठीक है, तो इसका मतलब वो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड डालें, क्या डालें बेटा? सोल्ट लिया, सोल्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला और फिर कोई गैस निकल रही है, वोलेटाइल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करेगा। यस, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इसी तरह से क्लास बी में भी दो ग्रुप होंगे, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। अब ये गैस इवोल्व तो करने वाले नहीं हैं, तो ये कुछ अलग टाइप से हम कैटेगराइज करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बना रहे हों किसी रिएजेंट के साथ तो हम ग्रुप 3 में रखेंगे, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो हम ग्रुप 4 में रखेंगे। यस, तो ग्रुप 3 में कौन रखेंगे बेटा? ग्रुप 3 में वो एनायन रखेंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट बना रहे होंगे किसी रिएजेंट के साथ। ग्रुप नंबर 4 में कौन रखेंगे? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहे होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहे होंगे, उनको ग्रुप नंबर 4 में रखेंगे। यस, तो देखो हम एक बार फिर से बात करें, हमने दो क्लासेस बनाई हैं एनायंस को क्लासीफाई करने में, क्लास ए, क्लास बी। जो H2SO4 के साथ गैस रिलीज करे, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाए, उनको रखा है क्लास ए में। जो H2SO4 के साथ गैस या वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनको रखा है क्लास बी में। ग्रुप 1 में अगर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो अगर कोई गैस इवोल्व हुई है तो उसको रखा ग्रुप 1 में। अगर कोई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर कोई गैस इवोल्व कर रहा है तो उसको रखें ग्रुप 2 में। और अगर कोई किसी रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट बना रहा है तो उसको रखें ग्रुप 3 में। और अगर मान लो कोई रिडॉक्स रिएक्शन शो करके आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपन, तो उसको रखें ग्रुप नंबर 4 में ऑफ क्लास बी। यस, ग्रुप नंबर 1 में अब डाइल्यूट H2SO4 के साथ कौन कौन से एनायन आते हैं, अब ये याद होने चाहिए बेटा। डाइल्यूट H2SO4 के साथ कौन कौन गैस रिलीज करेंगे, वो धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता जाएगा। यस, तुम एक दो बार सुनो, अगर किसी को थोड़ा सा मतलब फास्ट लग रहा है तो थोड़ा स्लो कर लो वीडियो को, या फिर दूसरी बार देख लो एक बार, मैं नोट्स भेज दूंगा तो नोट्स को एक बार पढ़ो,
नोट्स को साथ में रखो, कोशिश करो कि नोट्स प्रिंट हो जाएं, उसके बाद पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार पढ़ लो, फिर नोट्स प्रिंट करो और फिर दोबारा देखो फटाफट और फिर नोट्स पढ़ो। यस, ठीक है। ग्रुप 1 में डाइल्यूट H2SO4 है, उसके साथ कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइट है, बाइसल्फाइट है, सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, नाइट्राइट है और कौन है, एसीटेट है। तो ये एनायंस ग्रुप 1 में बिलोंग करते हैं। यस, कौन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट और एसीटेट। यस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कौन कौन आएगा बेटा, हेलाइड्स आएंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, बोरेट। यस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलाइड्स तो हो ही गए। फिर नाइट्रेट, ऑक्जेलेट और बोरेट। यस, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, ये तो सिंपल सिंपल याद हो ही गए। सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट इधर है, नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड के साथ है और नाइट्रेट डाइल्यूट के साथ है, एसीटेट और बोरेट। यस, ग्रुप 3 में कौन बेटा, जो पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी कौन बनाएगा, फोस्फेट, सल्फेट, क्रोमेट, आर्सनेट। यस, इसके बाद अगर अपन बात करें ग्रुप नंबर 4 में रेडॉक्स वाले कौन कौन है, डाइक्रोमेट है, क्रोमेट, क्रोमेट दोनों में आता है, प्रेसिपिटेट में भी आता है और रिडॉक्स में भी। यस, तो दोनों से बिलोंग करता है। हम प्रेसिपिटेशन से भी उसको आइडेंटिफाई करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू भी उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यस, ये कौन है बेटा, परमैंगनेट और यह है मैंगनेट। यस, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये एनायन आपको ध्यान होने चाहिए। अब एनसीईआरटी में जो जो लिखे हैं एक बार वो हम याद कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ग्रुप एनायंस ऑफ ग्रुप 1, ये जो ग्रुप 1 में है ये वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे या गैस रिलीज करेंगे जब हम इनके सोल्ट में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें मैं कॉन्सेंट्रेटेड डाल दूं तो क्या गैस रिलीज करेंगे, यस बिल्कुल करेंगे गैस रिलीज। लेकिन इनमें अगर मैं डाइल्यूट डाल दूं तो क्या वो रिलीज करेंगे गैस, नो, वो रिलीज नहीं करेंगे, वो गैस रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। ये किस किस के साथ गैस रिलीज करते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl के साथ, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी ये गैस रिलीज करते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि ये सिर्फ किसके साथ करेंगे गैस या वोलेटाइल प्रोडक्ट्स, ओनली एंड ओनली विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वही लाइन लिखिए देखो, एनायंस ऑफ ग्रुप 1 प्रोड्यूस गैसियस या वोलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 या विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यस, ठीक है। बट एनायंस ऑफ ग्रुप 2 प्रोड्यूस गैसेस या वोलेटाइल प्रोडक्ट ओनली विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्लियर है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो लिखा है, सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले ग्रुप के एनायंस, तो एनसीईआरटी में जो जो लिखे हैं उनकी हमने ट्रिक बनाई है। कान से सुनो, कान, EAN, कान से सुनो। C फॉर कार्बोनेट, A फॉर एसीटेट, N फॉर नाइट्राइट और से सल्फाइड, सुनो सल्फाइड। यस, अब कार्बोनेट से तुम्हें ध्यान आ जाएगा बाइकार्बोनेट, सल्फाइड से तुम्हें ध्यान आ जाएगा बाइसल्फाइड। यस, बस हो गया बेटा खत्म। बताओ कितना इजी है, कान से सुनो, सुनते तो कान से ही हो बेटा, तुम कान से ही सुनते हो। यस, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड। ओ माय गॉड, इतना आसान है क्या, यस इतना इतना ही आसान है बेटा, बिल्कुल। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन कौन गैसियस प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन कौन गैसियस प्रोडक्ट, वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे, कान से सुनो। यस, अब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन कौन थे, तो अब ट्रिक ध्यान रख लो बेटा। सीबीआई ने नाइट लेट में ऑक्स पकड़े, बेल पकड़े, सीबीआई ने नाइट लेट में ऑक्स पकड़े। सीबीआई, सी से क्लोराइड, बी से ब्रोमाइड, आई से आयोडाइड। यस, नाइट लेट नाइट्रेट, नाइट्रेट से याद रख लो नाइट्रेट। यस, ऑक्स ऑक्जेलेट। ओ माय गॉड, सीबीआई ने नाइट्रेट में ऑक्स पकड़े। वाओ, सो सिंपल, सो सिंपल। देख लो आप, कितना आसान है बेटा, सो सिंपल। आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो हमें प्रेसिपिटेशन में पढ़ना था, सल्फेट फोस्फेट, सांप, सांप से ध्यान रखो, सल्फेट फोस्फेट। यस, इतने ही दे रखे हैं, आप लैब मैनुअल देखना एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा एनायन नहीं दे रखे और ये अपने सारे एनायंस कवर हो चुके हैं। यहाँ पर एक बाइकार्बोनेट एडवांस में अलग दिया है, तो बाइकार्बोनेट यहीं से ध्यान रख लो बेटा। कार्बोनेट के साथ कौन, बाइकार्बोनेट किससे बिलोंग करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। ये कौन से ग्रुप के हैं, ये ग्रुप नंबर 1 के एनायन हैं।
ये कौन से ग्रुप के हैं? ग्रुप नंबर 2 के एनायन हैं जो कि क्लास ए से बिलोंग कर रहे थे। किससे? क्लास ए से। क्लास ए में ग्रुप 1, ग्रुप 2 और इसी तरह से हमने क्लास बी डिवाइड किया था। यस, क्लास बी। यस, क्लास बी में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आइडेंटिफाई हो रहे थे वो सल्फेट और फॉस्फेट हैं। बस सिंपल इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में। यस, क्लियर है? सॉरी, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना बेटा, हम केमिकल टेस्ट करेंगे लैब के अंदर। एक तो एनायंस को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम एसिड रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे एनायंस को? एसिडिक रेडिकल्स। यस। और एक हम बात करेंगे बेटा कैटायंस को आइडेंटिफाई करने की, जिसको हम बेसिक रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसिक रेडिकल। यस। तो एनायंस को जब आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो जनरली हम वेट टेस्ट करते हैं। वेट केमिकल टेस्ट। वेट केमिकल टेस्ट मतलब उनको डिजोल्व करके, क्या करके? डिजोल्व करके टेस्ट करते हैं, या तो एक्वस सॉल्यूशन में। इसमें एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट करते हैं। और अगर कोई नहीं घुल रहा, इनसोल्यूबल है, मान लो कोई पानी में सोल्ट घुल ही नहीं रहा, इनसोल्यूबल सोल्ट है, तो फिर बेटा उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट। अब क्या होता है उसकी बात करेंगे। या सोडियम एक्सट्रैक्ट, या सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। देखो हम लैब में टेस्ट करते हैं किसके? एनायंस के और कैटायन के। अब एनायन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एनायन पे फोकस कर रहे हैं। तो एनायंस के जब टेस्ट करते हैं, जिसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, तो उनके जब लैब में टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन टेस्ट को हम बोलते हैं वेट टेस्ट। या वेट टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो टेस्ट होते हैं वो जनरली हम एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं, पानी में डिजोल्व करके करते हैं। यस, लेकिन कुछ सोल्ट ना पानी में डिजोल्व नहीं होते बेटा, इनसोल्युबल होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सोडा एक्सट्रैक्ट, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। फिर टेस्ट करेंगे, फिर लैब में टेस्ट करेंगे, केमिकल टेस्ट करेंगे। कैटायंस में हम वेट टेस्ट तो करते हैं, लेकिन वेट टेस्ट से पहले हम कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करते हैं ड्राई टेस्ट। क्या करते हैं बेटा? ड्राई टेस्ट। यस। फिर हम करते हैं फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। और फिर बारी आती है वेट टेस्ट की। वेट टेस्ट मतलब वहां पर हम 2 एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं। तो ये कैटायन जब पढ़ेंगे वहीं पर हम डिटेल की बात करेंगे। यहां पर जनरली हम वेट टेस्ट ही करते हैं। क्या करते हैं? वेट टेस्ट ही करते हैं। यस, क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर कोई कैटायन, कोई एनायन अगर पानी में सोल्यूबल है तो बहुत अच्छी बात है, और सोल्यूबल नहीं है तो सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, हम देखते ही नहीं सोल्यूबिलिटी वगैरह, अगर हमारे पास टाइम कम है, हम सीधा ही सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीधा ही सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। तो यही पॉइंट लिख रखा है, देखो, इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट बिफोर एनालिसिस ऑफ एनायन। एनायन का एनालिसिस करने से पहले सोडा एक्सट्रैक्ट बना लो या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लो, व्हेन इनसोल्युबल सोल्ट हो वाटर के अंदर। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनायन आर टू बी एनालाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। या तो एक्वस सॉल्यूशन में हम एनालिसिस कर रहे होंगे, बट एनायंस डू नॉट गो इनटू द सॉल्यूशन बाय सिंपली एडिशन ऑफ इनसोल्युबल सोल्ट। तो उस सिचुएशन में हम इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द एनायंस टू सोल्युबल फॉर्म, जो इनसोल्युबल उनको सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उन सोल्ट को बॉयल करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिसे हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट। कैसे बनता है अभी देखो, अगली स्लाइड में क्लियर होगा। लेट्स से मुझे लेड सल्फेट का एनालिसिस करना है, और जिसमें एनायन है बेटा सल्फेट। कौन है? ये हमें आइडेंटिफाई करना है, सल्फेट। बट इट इज इनसोल्युबल, ये तो वाटर में इनसोल्युबल सोल्ट है। तो इनसोल्युबल सोल्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, सोडियम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यस। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने लेड सल्फेट लिया, लगभग लगभग 1 ग्राम लेंगे। फिर हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, लगभग लगभग 3 ग्राम लेंगे। दोनों सॉलिड में है बेटा, किसमें है? सॉलिड फॉर्म में। देख लो, सोडियम लेड सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट, दोनों को सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लिया है। या फिर हम बीकर के अंदर भी ले सकते हैं, या फिर हम चाइना बाउल के अंदर भी ले सकते हैं। यस, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। पानी ऐड कर 15 ml पानी डाल देंगे इसमें, 15 ml के करीब पानी डाल देंगे, और करीब करीब 15 से 20 मिनट तक हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। तो रिएक्शन अगर आपको देखनी है, तो रिएक्शन या तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हो रही होती हैं, या एसिड बेस रिएक्शन हो रही होती हैं, या आयनिक रिएक्शन हो रही होती है। यही रिएक्शन आपको सोचनी है, ठीक है। एसिड रिडॉक्स क्यों नहीं हो सकती बेटा? कार्बोनेट है, कार्बोनेट ना तो ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडॉक्स होने का तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो आयन एक्सचेंज करा दो,
आयन एक्सचेंज कराएंगे तो लेड कार्बोनेट बन गया और साथ में सोडियम सल्फेट बन गया। यस, ये इनसोल्यूबल है, ये वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल। और इनसोल्यूबल है तो ये नीचे आ जाएगा, तुमने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद नीचे सॉलिड फॉर्म में आ गया कौन, लेड कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में कौन बना, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। यस, अब तुमने क्या किया, फिल्टर कर लिया, फिल्टर कर लिया तो ये तो वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, सोल्यूबल हो गया, कौन, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और ये कहाँ बेटा, ये रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगा। यस, फिल्टर पेपर के ऊपर कौन बच जाएगा, लेड कार्बोनेट। और पानी के अंदर कौन आ चुका है, पानी के अंदर कौन आ चुका है, पानी के अंदर आ चुका है सोडियम सल्फेट, जिसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में कौन है, सोडियम सल्फेट। हमें किसको एनालिसिस करना था, सल्फेट का। क्या सल्फेट पानी के अंदर घुल चुका है, यस घुल चुका है, और इसी को हम बोलेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट। अब पानी में जैसे ही घुलेगा तो हम क्या लगा देंगे, वेट टेस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वेट टेस्ट लगा देंगे। यस, देख लो सिंपल है, मतलब सिंपल सी बात है। कुछ सोल्ट इनसोल्यूबल होते हैं, अगर वो इनसोल्यूबल होते हैं तो उन कंपाउंड्स को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे कुछ पानी के प्रेजेंस में, और फिर एक सोल्ट बनेगा जो कि इनसोल्यूबल रहा होगा, और एक बन जाएगा पानी में सोल्यूबल सोडियम का सोल्ट, जो भी एनायन रहा होगा। यहाँ पर हो सकता है कि फोस्फेट हो, यहाँ पर हो सकता है कि क्लोराइड हो, तो यहाँ क्लोराइड आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसमें, वो वाटर सोल्यूबल होता है। जनरली सोडियम के सोल्ट वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो सोडियम के सोल्ट वाटर सोल्यूबल हैं, तो वाटर सोल्यूबल हैं तो फिर वो कहाँ आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, वो फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे तो वो सोल्यूबल फॉर्म में आ चुका है, और अब हम ईजिली वेट टेस्ट लगा सकते हैं। यस, क्या आपको बात समझ में आई। जैसे आपको पता हो होम्योपैथी है, होम्योपैथी की मेडिसिन होती है, तो क्या करता है, लेट से हमें तुलसी की मेडिसिन बनानी होम्योपैथी में, तो उसमें क्या करता है, अल्कोहल लेते हैं और तुलसी के मतलब कि जो भी मतलब कि पत्तियां हैं, ठीक है, लीव्स हैं, उनको वहाँ पर डालकर और बॉईल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो तुलसी के अंदर जो भी केमिकल है, जो भी केमिकल है, वो केमिकल किसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, एल्कोहल में, एल्कोहल में घुलने शुरू हो जाएंगे। बस वही कर रहे हैं बेटा, जो इनसोल्यूबल है उसको पानी के अंदर किसी भी तरह से डिजोल्व करना है, और डिजोल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना। क्या बनाना, सोडा एक्सट्रैक्ट। और अब जैसे ही पानी में सल्फेट आएगा, हम सल्फेट पर वेट टेस्ट लगाएंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस, ठीक है। अब हम आज शुरू कर रहे हैं बेटा ग्रुप 1 एनायंस को। ग्रुप 1 में कौन था, कान से सुनो, याद करो, कान से सुनो। यस, तो तुम्हें पढ़ना क्या है, वैसे तो हमें पता है, ये तो सारे लिख दिए मैंने, पर तुम्हें ध्यान रखना है, कान से सुनो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, यस, नाइट्राइट, यस, फिर उसके बाद में एसीटेट है, फिर उसके बाद में सल्फाइड है, फिर उसके बाद में सल्फाइट या बायोसल्फाइड है, और थायोसल्फेट। यस, यस, टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 एनायन आ चुके हैं बेटा। अब हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं टेस्ट के टाइम पे। यस, सबसे पहला स्टेप होता है, हम प्राइमरी टेस्ट करते हैं, जिसको हम प्रीलिमिनरी टेस्ट भी बोलते हैं। यस, या प्राइमरी टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेस्ट भी बोलते हैं। यस, तो प्राइमरी टेस्ट करेंगे। प्राइमरी टेस्ट में हम क्या कर रहे होंगे, हम टेस्ट ट्यूब ले रहे होंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में हम सोल्ट लेंगे सॉलिड फॉर्म में, और उसके अंदर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ से कोई गैस निकलेगी बेटा, क्या होगा, गैस निकलेगी, और उस गैस की स्मेल से, कलर से, या कुछ बेसिक बेसिक कुछ रिएजेंट से हम पता करेंगे कि कौन सा एनायन हो सकता है, कौन सा एनायन हो सकता है। हो सकता पे ध्यान देना बेटा, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, फिर हम पता कर लेंगे, अच्छा कुछ गैस आ रही है और वो गैस CO2 है, तो इसका मतलब कार्बोनेट हो सकता है। कौन हो सकता है, कार्बोनेट। तो एक बार हो सकता है की बात करेंगे, ठीक है, आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी टेस्ट। फिर दूसरे पॉइंट पर हम उनके कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कि चलो कार्बोनेट हो सकता है, तो कार्बोनेट के कंफर्मेटरी टेस्ट लगा दो। क्या लगा दो, कंफर्मेटरी टेस्ट लगा दो। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे प्राइमरी टेस्ट से। कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, प्राइमरी टेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1 एनायंस। ग्रुप नंबर 1 एनायंस के प्राइमरी टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, कुछ कंपाउंड लिया, और उस कंपाउंड के अंदर हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला। क्या डाला, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। तो हम H2SO4 की बात करेंगे, तो डाइल्यूट H2SO4 डाला। अब यहाँ से कुछ गैस निकलेगी, गैस निकली तो अच्छी बात है, नहीं निकली तो हम थोड़ा सा हीट कर देंगे, जेंटल, जेंटल हीटिंग करनी बेटा। यस, थोड़ी सी हीटिंग करनी है, तो थोड़ी सी हीटिंग से कोई गैस निकलेगी, और उस गैस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर गैस नहीं निकली, गैस नहीं निकली, इसका मतलब ग्रुप 1 से कोई नहीं है, ग्रुप 1 में कोई भी एनायन नहीं है, कोई भी एनायन नहीं है। यस, क्लियर है। तो हम ग्रुप 2 पे चले जाएंगे, फिर हम दोबारा सोल्ट लेंगे, दोबारा सोल्ट लेके अब की बार क्या डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे।
फिर से कोई गैस निकलेगी, उस गैस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर अंदाज़ा लगाएंगे ये एनायन हो सकता है। यस, तो ऐसे ही चलेगा। यस, तो प्राइमरी टेस्ट फॉर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोसीजर की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट, टेक 0.1 ग्राम ऑफ सोल्ट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम के आसपास सोल्ट ले लो, फिर उसमें 1 से 2 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। क्या डाल दो? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। यस, ठीक है। चेंज को ऑब्जर्व करो, अगर कोई रूम टेम्परेचर पर हो रहा है तो कोई गैस निकल रही है या नहीं निकल रही। यस, अगर कोई गैस नहीं निकल रही, नो गैस इज इवॉल्व्ड, वार्म करो उसको, थोड़ा सा गर्म करो उसको। यस, ठीक है। और जैसे ही गैस निकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ो इवोल्ड गैस की, और अंदाजा लगाओ कि कौन सा एनायन हो सकता है। जैसे जैसे ये एनसीईआरटी की टेबल है लैब मैनुअल की। यस, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने टेस्ट ट्यूब ली बेटा, क्या किया हमने? टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब में 0.1 ग्राम सोल्ट लिया, 0.1 ग्राम सोल्ट लिया। यस, और इस 0.1 ग्राम में हमने क्या ऐड किया है? हमने ऐड किया डाइल्यूट H2SO4। यस, अब यहाँ से गैस निकली। यस, अगर वो कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस, कलरलेस वेपर्स हैं, तो देखो 3, 1 2 3, पहले 3 पे ध्यान दो, कलरलेस गैस है, ठीक है। फिर कलरलेस गैस से हमें कुछ नहीं पता चला, फिर हो सकता है कि इसकी स्मेल भी ना हो, ऑडरलेस हो। क्या हो? ऑडरलेस हो। यस, क्लियर है। तो कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है, कलरलेस है, ऑडरलेस गैस है, ठीक है। और फिर अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ वो निकली, बुदबुदाहट के साथ, हिंदी में बोलें तो क्या? बुदबुदाहट के साथ, बुद 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 करके अगर मान लो कोई गैस निकल रही है तो, और वो कलरलेस भी है और ऑडरलेस भी है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? तो CO2 गैस हो सकती है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम मान लो यहाँ से गैस निकली, यहाँ से गैस निकली, गैस निकली, गैस निकली, और वो गैस गैस निकली, गैस निकली, और यहाँ पर लेट से इस गैस को हमने पास कर दिया लाइम वाटर से। किससे? लाइम वाटर से। किससे पास कर दिया बेटा? लाइम वाटर से। तो अगर लाइम वाटर को वो मिल्की कर दे, ठीक है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, अगर मिल्की कर दे तो वो गैस CO2 होगी, और CO2 होगी तो हमारे पास कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एनायन हो सकता है, या तो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एनायन हो सकता है। यस, क्लियर है। कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि वो एडवांस के सिलेबस में मेंशन्ड है। यस, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एनायन हो सकता है। यस, ठीक है। अगर ये गैस कलरलेस है बट स्मेल लाइक रोटन एग, रोटन एग मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। अंडा सड़ा हुआ तो तुमने नहीं सूंघा होगा, मुझे पता है, ठीक है। अगर किसी को यूं पता करना है कि सड़े हुए अंडे की स्मेल कैसी होती है, तो बेटा एक अंडा लेके आना, बॉयल करना और फिर उसको सड़ा देना, पता चल जाएगा कैसी होती है। यस, ठीक है। तो कलरलेस गैस है, ठीक है, उसकी सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल ऑफ रोटन एग, रोटन एग, ठीक है। तो हो सकता है वो H2S हो। फिर हम क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर लेंगे, यहाँ पर ये गैस है, ये गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब से। कहाँ से निकल रही है? टेस्ट ट्यूब से। तो यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही है। तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार यहाँ टेस्ट ट्यूब से जैसे ही गैस निकली, यस, उसकी स्मेल हमने देखी, रोटन एग है, स्मेल है कुछ, किसी को नहीं पता लेट से रोटन एग स्मेल है, तो हम एक फ़िल्टर पेपर लेंगे। क्या लेंगे? फ़िल्टर पेपर। लेड एसीटेट उसके ऊपर डाल देंगे और इसके मुंह पर रख देंगे लेड एसीटेट से भिगोया हुआ फ़िल्टर पेपर। यस, तो लेड एसीटेट फ़िल्टर पेपर भिगोया हुआ उसके मुंह पे रख देंगे। अगर वो गैस उस फ़िल्टर पेपर को जहाँ से लेड एसीटेट था हमने डाला था वहाँ पर अगर ब्लैक कर दे, तो इसका मतलब पक्का वो H2S गैस है बेटा। कौन सी गैस है? H2S। और जो एनायन हो सकता है वो कौन हो सकता है? सल्फाइड हो सकता है। कौन हो सकता है? सल्फाइड हो सकता है। यस, ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी हमारे सिलेबस में है। यस, क्लियर है। ठीक है। अगर कलरलेस गैस है, उसकी स्मेल पंजेंट है, पंजेंट होता है तीखी स्मेल, तीखी। तीखी स्मेल का मतलब है जैसे ही तुमने यहाँ से गैस निकली और जैसे ही तुमने तुम्हारा नाक आगे बढ़ाया इस गैस को सूंघने के लिए, तुम्हारा नोज यहाँ पर गया, तो तुम तुरंत जिस स्पीड से नोज गया था उससे 10 टाइम्स स्पीड से वापस लेके आओगे। ओ हो बस, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तुम्हारे नाक को समझ में ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो गया, इतना तेज लगेगी वो नाक के अंदर। यस, तो उसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब तीखा, मतलब जैसे ही नाक आगे लेके गए उससे बहुत ज़्यादा दुगनी तिगनी, जितनी स्पीड से तुम खींच सकते हो उतनी स्पीड से वापस खींचोगे कि नहीं नहीं बस मेरे बस की बात नहीं है इसको स्मेल करना, वो टाइप की स्मेल।
यस, ठीक है। फिर पंजेंट स्मेल है, फिर थोड़ी देर अगर वो गैस बाहर निकलती रही, थोड़ा दूर से ही अगर तुम्हें स्मेल सी आएगी तो तुम्हें लगेगा कि पटाखे जलने जैसी स्मेल आ रही है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल आ रही है। कैसी स्मेल आ रही है बेटा? बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, पटाखों के जलने जैसी। यस, ठीक है। तो पटाखे जलते हैं उस टाइम पे स्मेल आती है, लगभग लगभग वैसी स्मेल तुम्हें पता चलेगी। और अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर दे तो वो SO2 गैस होगी, तो हमारे पास सल्फाइट हो सकता है। कौन हो सकता है? सल्फाइट हो सकता है। ये पॉसिबल एनायन है बेटा, देखो पॉसिबल ये हो सकते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। कंफर्म करने के लिए तो हम अगली क्लास में कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे। यस, ठीक है। अगर ब्राउन फ्यूम से निकली बेटा, कौन सी गैस निकली? ब्राउन, देखो कलरलेस निकली, कलरलेस निकली, कलरलेस, ऑर्डरलेस है, और मिल्की कर दे किसको? लाइम वाटर को, तो CO2 हो सकती है, कार्बोनेट हो सकता है, मतलब CO2 गैस होगी तो फिर कार्बोनेट हो सकता है। कलरलेस है, अगर रोटन एग लाइक स्मेल है और लेड एसीटेट के फिल्टर पेपर को ब्लैक कर रही है तो H2S गैस होगी, तो हमारे पास सल्फाइड हो सकता है। इसी तरह से अगर मान लो पंजेंट स्मेल है, बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है, कलरलेस है, तो SO2 गैस हो सकती है, सल्फाइड हो सकता है। ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन को अगर वो ब्लू कर दे, यस, पोटेशियम आयोडाइड कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड कंटेनिंग स्टार्च सॉल्यूशन को अगर वो ब्लू कर दे तो वो NO2 गैस होगी और हमारे पास नाइट्राइट हो सकता है। कौन हो सकता है? नाइट्राइट। यस, ठीक है। तो अभी तक सारी कलरलेस है, एक ही ब्राउन आई है। यस, तो कौन हो सकता है? NO2। तो NO2 का कलर कैसा? ब्राउन। SO2 का कलर कैसा? कलरलेस। H2S का कलर कैसा? कलरलेस। CO2 का कलर कैसा? कलरलेस। CO2 तो तुम्हें पता ही है, हम नाक से बाहर CO2 छोड़ रहे हैं, उसका कोई कलर नहीं है। यस, इसी तरह से एसीटेट वेपर्स का कलर कैसा? कलरलेस। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है बेटा। कितना इजी क्वेश्चन होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे। इस टेबल से मैच द फॉलोइंग पूछ ले, इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ, बताओ, बता दोगे तुम? बता दोगे? यस, स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की स्मेल, विनेगर की स्मेल। अब विनेगर क्या होता है? विनेगर होता है बेटा सिरका, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और सिरका, जब तुम चाउमीन वाउमीन खाने जाते हो तो वहाँ पर वो एक वाइट कलर का कुछ बोतल में रखता है, उसको चाउमीन में ऐसे ऐसे करके डालता है वो बेटा विनेगर ही होता है, सिरका ही होता है। तो चाउमीन में जब की बार अब की बार जब चाउमीन वगैरह जब तुम खाने जाओ या चाउमीन के पास से गुजरो तो उससे पूछना, भाई तुम्हारे पास सिरका है क्या? यस, और वो सिरका नहीं समझे तो बोलना विनेगर है क्या? विनेगर, दोनों में से एक तो समझेगा पक्का, ठीक है, विनेगर या सिरका। तो फिर वो तुम्हें बता देगा ऐसे हैं, तो फिर तुम पूछना, दिखाना एक बार, और फिर उसका ढक्कन खोल के एक बार सूंघने की कोशिश करना, तुम्हें पता चल जाएगी विनेगर की स्मेल कैसी होती है। यस, और ये जो वेपर हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, वो तुम्हें पता ही बेटा एसिड है, एसिडिक है, एसिडिक है तो लिटमस पेपर ब्लू को किस में चेंज कर देगा? रेड में कर देगा। पेनाइन कौन हो सकता है? एसीटेट हो सकता है। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आपको कलर पता होना चाहिए और आपको ये ऑब्जर्वेशंस भी पता होनी चाहिए। यस, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है चैप्टर। यस, फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन केमिकल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। एनायन के आइडेंटिफिकेशन में क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। तो हम एक एक एनायन में सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम 4 टाइप्स के रिएक्शन से डील कर रहे होंगे क्लास ए से, ठीक है। सबसे पहले हम नॉन वोलेटाइल एसिड से रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, जैसे अभी तुमने बात की, जैसे ही तुमने CO2 गैस निकाली तो कैसे निकाली बेटा? लेट से हमारे पास कार्बोनेट है तो कार्बोनेट ही CO2 निकाल सकता है, तो कार्बोनेट में तुमने H+ डाला होगा, और H+ डाला होगा तो तुम्हारे पास H2CO3 बना होगा, और H2CO3 अनस्टेबल होता है और वो डिकम्पोज हो जाएगा थोड़ी सी हीटिंग से ही, और किस में टूट जाएगा? H2O + CO2 गैस में। तो ये एसिड बेस रिएक्शन से ही हुआ है। तुमने क्या किया था? सोल्ट लिया था, सोल्ट में कौन था? कार्बोनेट था, और तुमने उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला या डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट HCl H2SO4 उसको H2CO3 में चेंज कर रहा है, और जिसकी वजह से CO2 गैस निकल रही है। तो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे? एक तो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, दूसरा हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, ठीक है। और तीसरा हम बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस को यूज कर रहे होंगे,
और फोर्थ कौन सा, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करेंगे। बेसिकली हम किसी भी एनायन को पढ़ते टाइम, अब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे बेटा। प्राइमरी टेस्ट की हम बात कर चुके हैं, प्राइमरी टेस्ट मतलब ये एनायन हो सकता है। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट में जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है, उनमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो केमिकल रिएक्शन हर एनायन में 4 ही टाइप की हम पढ़ने वाले हैं। या तो वो एसिड बेस रिएक्शन रही होगी, नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्शन रही होगी, या कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई होगी, या कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, या कहीं ना कहीं हम कुछ स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर रहे होंगे। यस, तो एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से। किससे, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस बेटा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच।